नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और महामैराथन सीरीज में आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम फिजिक्स का वन शॉट वीडियो। बहुत कुछ कवर करेंगे मात्र एक वीडियो में। देख सकते हैं जैसा कि स्लाइड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स, ट्रिक्स एंड टिप्स और गेस्ट पेपर और प्रैक्टिस एमसीक्यू इन वन शॉट लेक्चर। और कुछ अलग से भी चीज़ें बताएंगे, कुछ एक प्रैक्टिस की चीज़ें अलग से देख करके भी बताएंगे जो नोट डाउन कर रखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें मात्र एक वीडियो में। चलते हैं बिना किसी समय गवाए। देखिए, पहले तो आपकी ये जो ब्लूप्रिंट है एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, अपने मोबाइल्स में देख लीजिएगा ब्लूप्रिंट को। फिर देखो पहली यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1। ये देखिए चैप्टर 1 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो हैं उनको देखिएगा दोस्तों। चैप्टर 1 से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और फिर देखिएगा कूलम्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ और डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आप कूलम्स लॉ को ढंग से पढ़ करके जाएंगे, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज को पढ़ करके जाएंगे और इसकी लिमिटेशंस को पढ़ करके जाएंगे, है ना। चैप्टर 1 में जो है चार्ज के बारे में बताया गया है कि चार्ज क्या है, कैसे चार्ज पैदा होता है। और कूलम्स लॉ जो है चार्ज के बारे में, दो चार्ज एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को रिपल्स किस फोर्स से करते हैं, उसको कूलम्स लॉ के अंतर्गत बताया जाता है। तो कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे। इसकी डेफिनेशन आ सकती है और इसकी लिमिटेशंस आ सकती हैं कूलम्स लॉ की, और यूनिट चार्ज आपका क्या होता है ओवरऑल ये आ सकता है। इसके बाद देखो चेंज, इसके बाद है आपका चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, ये पढ़ करके जाइए। ये आ सकता है आपका। हिंदी मीडियम वाले चार्ज को कहते हैं आवेश, आवेश और इसके गुणधर्म, आवेश और इसके गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। ये है आपका कूलाम का नियम, हिंदी मीडियम के लिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम या स्थिर आवेशों का नियम भी कहते हैं इसको। और यूनिट 4 को कहते हैं अपन एकांक आवेश, एकांक आवेश या इकाई आवेश, या इकाई आवेश, या कभी कभी बिंदु आवेश, कभी कभी बिंदु आवेश। इसको जरूर पढ़ करके जाइए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एकदम समय है, एकदम से जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो कल फिर से आग लगा करके आएंगे। दो पेपर्स में जैसा कि आपने देखा, जो पढ़ाते हैं जो बताते हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली फंसता है, डायरेक्ट चोट करता है, और आपके लिए बहुत प्रभावी लेक्चर्स होते हैं। ऐसे लेक्चर्स जो वन शॉट में आपको फॉर्मेटिंग बता देते हैं, पूरे का पूरे राइटिंग सेक्शन के लिखने का पूरा तरीका आपको आ जाता है। आप कहीं भी जाइए वहाँ बेहतर करके आएंगे। एमपी बोर्ड के एग्जाम तक ही आप सीमित नहीं रहते, बल्कि आप बहुत जगहों पर बेहतर से बेहतर करते हैं अगर लेक्चर्स को पूरे ढंग से लेते हैं और पूरे अनुशासन के साथ, पूरे नियम कायदे कानून के साथ और पूरे विश्लेषण के साथ में लेक्चर्स को, इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। सो जबरदस्त तरीके से बने रहिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको करके जाइए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको करके जाइएगा दोस्तों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण, हिंदी में आवेश का क्वांटीकरण। ऐसे प्रश्न आ सकता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि कैसे आवेशों का क्वांटीकरण किया जाता है, इसका क्वांटाइजेशन कैसे किया जा सकता है। दो चार मतलब कि क्वांटाइजेशन किए हुए चार्ज की मतलब कि मैग्नीट्यूड बताइए, ऐसे आ सकता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स स्टार मार्क बना लीजिएगा, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल और चुंबकीय बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज पॉइंट, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए, ये हिंदी मीडियम के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो अभी यही तो बता रहे थे। और टॉर्क,
इन डाइपोल, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करने को आपका डेरिवेशन आ सकता है, गॉस लॉ आ सकता है, गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं ये आ सकता है, और एप्लीकेशन इसके आ सकते हैं। और हॉलो सिलेंडर में जो है वो जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो कैसे है उसको सॉल्व करने के लिए आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आ सकता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ सकती है। ये क्या है आपका यूनिट 1 में ही जो अगला आपका पोटेंशियल वाला चैप्टर है, इससे पोटेंशियल को कहते हैं, पोटेंशियल को कहते हैं क्या दोस्तों, पोटेंशियल को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव, पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलें तो विद्युत विभव, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा, ये शुरुआत के चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे अभी। और डाई इलेक्ट्रिक एंड देयर टाइप्स, डाई इलेक्ट्रिक एंड देयर टाइप्स, डाई इलेक्ट्रिक को शायद हिंदी में परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये शायद हट गया है इस बार, तो ये एडिशनल वैसे ही कर दिया, ठीक है। कैपेसिटी आएगा आपका, कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कंडक्ट और वो कंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्ट, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आ सकता है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि गोली चालक की धारिता आ सकता है, कैपेसिटी कहते हैं धारिता हिंदी में, कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं धारिता, विद्युत धारिता, ठीक है ना। और कंडेंसर आ सकता है, और इसके प्रिंसिपल आ सकते हैं, कंडेंसर के प्रिंसिपल आ सकते हैं। और कंडेंसर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों संधारित्र, क्या कहते हैं, संधारित्र। फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी एंड, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी एंड पोटेंशियल लिखा है यार, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कुछ चीजें हो नहीं पाई। पोटेंशियल, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लोगे, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है था ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटी यानी कि विद्युत विभव और धारिता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो क्वेश्चन कर लेना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करके जाइए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है कल, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो जल्दी से, फिर इसको मिटाते हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वार्म अप हो जाइए एकदम से। द फोर्स यूनिट, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या जो भी कहते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसके बाद है देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, डाइपोल यानी द्विध्रुव, और मूवमेंट यानी आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई, माफ कीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई इनमें से क्या है, न्यूटन, कूलम, फेरेड या डेबय। तो इसमें से क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबय है, डेबय इज द राइट आंसर, डेबय इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला, देखिए एकदम से लाइक और शेयर कर दीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस क्वेश्चन को करते जाइए, थोड़ा सा समय कम है इसलिए अब जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगला देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, एकदम से सामान्य है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अगला देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को थोड़ा सा समझाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, दरअसल इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु और कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में जो है वो छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, और वो पार्टिकल्स भी कई सारे और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको कहते हैं अपन एटम, इसको क्या कहते हैं, जनरली एटम कहते हैं। और
यानी कि सब चीज़ें जो हैं दुनिया में, हमारा हाथ हुआ, हमारी ये पेन हुई, या कोई भी कंडक्टर हुआ, या कोई भी आपका चालक, सुचालक, अर्धचालक, कोई भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर के बना है? आपका वो एटम से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? एटम से मिलकर के बना है। एटम में तीन चीजें होती हैं। कोई भी एटम में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं प्रत्येक एटम में। एटम में तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है आपका प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, ये आपका कैसा होता है? उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं एटम के अंदर। तो किसी एटम को जब रब किया जाए, या कंडक्टेंस, या माफ कीजिए, रब किया जाए, या इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन उनमें डाले जा सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता जब किसी पदार्थ पर आ जाती है, जब, ध्यान रखिए, अगर उस पर या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए नॉर्मल स्टेट से, किसी भी एटम की नॉर्मल स्टेट ये होती है कि उसमें जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से मान लीजिएगा किसी पे 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या होगा दोस्तों? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 रह जाएंगे, प्रोटॉन 7 हैं, तो प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन प्रोटॉन 7 ही, तो यहाँ पर कौन से चार्ज की अधिकता हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन, यानी कि निगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। इसलिए वो आपका जो एटम है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और सीधा सीधा तुम्हारा जो पूरा ऑब्जेक्ट था वो कौन सा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया यहाँ पर। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन न्यूक्लियस से इतने भयंकर वाले बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन जो है बिल्कुल न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा तंगड़े बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं, तो उनको निकाल पाना सामान्य रूप से संभव नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं वो कक्षा के चारों ओर ऐसे करके कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षाओं कक्षाओं में, तो इनको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को ही आवेश कहते हैं। और जब उसमें आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है, तो उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं, और वो दूसरे पदार्थों को कई बार आकर्षित करने लगता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, और इसे कहते हैं उसका आवेश या फिर चार्ज। तो ये तुम्हारा चार्ज दरअसल है क्या, कहाँ से आया, ये सब बातें हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कंघा जो होता है, कंघा को बालों पे रब कीजिएगा, कंघी को बालों पे रब कीजिए, तो क्या होता है कि उसमें चार्ज आ जाता है ना। उसी प्रकार कई बार जो आपका कांच है, कांच को रेशम से रगड़ने पर उसमें भी आवेश आ जाता है। ऐसे करके बिल्ली की खाल को किसी विशेष पदार्थ से रगड़ोगे तो उसमें आवेश आ जाता है, उसमें आपका चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सीधे सीधे समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मैटर के या किसी भी पदार्थ की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसकी मूलभूत गुण है, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो उसके साथ हमेशा रहता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन द बॉडीज। जो किसके लिए उत्तरदायी है? रिस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी है। जो किसके लिए उत्तरदायी है? इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन द बॉडीज, यानी कि दो या अधिक बॉडीज या पदार्थ जो हैं या जो चीजें हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज उत्तरदायी होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लगती हैं। जब वो चार्ज होंगी तो उनमें फोर्स लगता है एक दूसरे के प्रति। हो सकता है वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है वो रिपल्सिव फोर्स हो। अब समझते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन आर फाउंड टू रिपील ईच अदर। दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर रख दो, एक छोटी सी दूरी पर अगर रख दो, और तो हम पाते हैं कि वो एक दूसरे को रिपील करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रख दिया और पास में ये इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, हट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। इलेक्ट्रॉन अब चार्ज में क्या होता है? चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन का सीन ऐसा होता है, मेल और फीमेल जैसा कुछ कुछ होता है, मेल और फीमेल जैसा।
कई बार आपने देखा होगा, इसको इस उदाहरण से समझ सकते हो कि अगर मेल और मेल ये आपस इनको पास पास कर दिया है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, फीमेल फीमेल कर दिया जाए तो ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन मेल फीमेल या फीमेल मेल कर दो तो ये एक दूसरे को दूर नहीं भगाते, एक दूसरे के क्लोज होने का प्रयास करते हैं, मतलब एक दूसरे से फ्रेंड से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा जो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो उनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या रिपल्सन होगा उनमें आपस में, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के उनको सेपरेट करके रखोगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से आकर के चिपक जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब देखो ये क्या है, दिस रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसी के कारण है। तो अगर एक और कंडीशन बनती है, अगर दो बॉडीज जो हैं उनको ऐसा ही रख दिया जाए, वो चार्ज नहीं है, वो चार्ज नहीं है, यानी उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, उनकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, वो अपनी सामान्य अवस्था में है, उनमें से किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं गया है और ना इलेक्ट्रॉन डाला गया है, यानी कि दोनों अपनी नॉर्मल स्टेट में हैं। तो क्या होगा, दोनों नॉर्मल स्टेट में हैं तो इनमें कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, उनमें और कोई फोर्स लग सकता है क्योंकि इस नेचर में कई सारे फोर्सेज जो हैं वो विद्यमान हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इनमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, अगर एक ग्लास की रॉड यानी कि कांच की रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो द रॉड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज एंड द सिल्क एक्वायर्स द सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। तो ग्लास तो भाई क्या है कि रब किया जाएगा तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ग्लास में एक अलग तरह का आवेश आ जाता है, यानी कि और सिल्क में अलग तरह का आ जाता है। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रिफाइड, यानी कि हर पेयर, हर वो पेयर या जोड़ा चीजों का जो कि एक दूसरे से रगड़ने पर अगर उनमें आवेश उत्पन्न होता है, अगर वो इलेक्ट्रिफाइड होते हैं तो उनके लिए ये नियम है कि पहले पर दूसरा चार्ज तो दूसरे पर कोई अदर चार्ज आएगा, यानी कि एक दूसरे में सेम चार्ज कभी नहीं आते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। नाउ इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सिल्क विच with which it was rubbed, they no longer attract each other। ठीक है ना, अब वो एक प्रयोग के बारे में बताया है, अगर उनको रब कर दिया था, चार्ज आ गया था, अब इसको इसके कांटेक्ट में लाया जाता है सिल्क को, तो क्या होता है, दे नो लॉन्गर, तो वे ज्यादा देर तक एक दूसरे को या फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता उनमें। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अलग अलग चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पानी मंगा दियो थोड़ा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो अगला, देखो दोस्तों, if any object lost its electron then they get a positive charge, it is denoted by plus q sign. If any object gain electrons from another object then it gets a negative charge. It charges were named as positive and negative अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने चार्ज का यानी कि धनावेश और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इनका नोमेनक्लेचर, इनका नाम जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर वो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित है, रिलेटेड है, इट इज सेड इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज, जो कहा जा सकता है क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रिफाइड है या चार्ज्ड है, या कह सकते हो हिंदी में वो कैसा है, विद्युतमय है, वो कैसा है, विद्युतमय है, या कह सकते हो कि वो आवेशित है, आवेशित है। When it has no charge, it is to be neutral, अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसको न्यूट्रल या हिंदी में उदासीन कह सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज देखो, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज देखो, एक ऐसा यूनिट जो चार्ज की है वो क्या है, कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और
ये देखो, अब देखो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ये याद कर लोगे, ये संकेत है, नैनो कूलोम, माइक्रो कूलोम। सीजीएस में देखो यूनिट, देखो ये देखो क्या है कि कई सारी प्रत्यय कक्षा 11 में मेजरमेंट एंड आपकी जो यूनिट्स होती हैं उसमें आप जानते हैं कि कई सारी पद्धतियां हैं, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें जिनकी यूनिट्स में मापा जाता है। जैसे एसआई में अलग सिस्टम होता है, एक सीजीएस होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, ऐसे ही करके एफपीएस होती है। तो बहुत सारी पद्धतियां हैं। सीजीएस और एसआई जो हैं वो एसआई तो स्टैंडर्ड है, लेकिन सीजीएस को भी हम साथ में लेकर के कई बार अपनी फिजिक्स में चलते हैं। सीजीएस में देखो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ईएसयू है। सीजीएस में क्या है, ईएसयू, ठीक है। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ईएसयू, याद रखिएगा। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ईएसयू, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू AT। ठीक है, ए से एम्पियर और टी से एटी। अब देखो अगला, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? अट्रैक्शन एंड तो है, लाइक चार्ज रिपील ईच अदर, चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स टू कांटेक्ट विद अनदर चार्ज, अनदर अनचार्ज, इट गेट्स द opposite charge of the charge object, it is called charging by induction। ये देखो पहले तो मैंने बताया था कि चार्ज कैसे किया जाता है, रब करके चार्ज किया जा सकता है। कौन से? जो कंडक्टर नहीं है उनको, नॉर्मल चीजों को। लेकिन जो कंडक्टर हैं उनको एक और तरीका है, इंडक्शन के द्वारा चार्ज किया जा सकता है, बहुत अच्छा तरीका है। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, जब कोई चार्ज बॉडी जो होती है उसको लाया जाता है किसके कांटेक्ट में? एक अनदर अनचार्ज के कांटेक्ट में, तो इट गेट्स द अपोजिट चार्ज। तो उसमें क्या होता है, अपोजिट चार्ज आ जाता है अनचार्ज बॉडी के में ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। जो चार्ज है, मान लीजिए एक है चार्ज बॉडी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये है अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। इसको इसके कांटेक्ट में लाया जाता है, इसको इसके कांटेक्ट में लाया जाता है, इसको इसके कांटेक्ट में लाया जाता है, तो क्या होता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इंडक्शन, इसको कहते हैं अपन इंडक्शन। ज्यादातर जो है मेटल्स में और कंडक्टर्स में इंडक्शन प्रभावी होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज से मिल जाता है, an object that is electrically charged has an excess or deficiency of some whole number of electrons। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की उसकी नेचुरल स्टेट से, या हो सकता है कि कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको फ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक निश्चित को अंदर और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता कि तुम कहोगे जैसे आधा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा 1.2 इंटू इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होता, पूरा पूरा एक फिक्स संख्या में, ठीक है ना। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। इट मींस दैट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ होल नंबर। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो किसके होल नंबर में होता है? द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसके होल नंबर मल्टीपल में ही होता है। हमेशा होल नंबर मल्टीपल में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज। और फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट हैव अ चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 0.5 और 1000.5 इलेक्ट्रॉन्स। किसी पे कहते हैं कि इस पे जैसे मान लीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे जितना गुना नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, परंतु ये कभी नहीं कह सकते 3 गुना है एक इलेक्ट्रॉन की, ऐसा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मैथमेटिकली देखोगे तो Q इक्वल टू हो सकता है आपका प्लस माइनस एन ई, वेयर n इक्वल टू 1 2 3, यानी कि 120 हो सकता है n यहाँ पे 1.2 2.1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक और बात, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इतना नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे कितना, प्रोटॉन पे। ठीक है, इसके आगे बताते हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसका आंसर यहां पे मिल जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, यानी कि आवेश संरक्षित रहता है प्रकृति में। ना तो प्रकृति में जो कुल आवेश है वो संरक्षित है, उसमें न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, यानी कि प्रकृति का कुल आवेश जो है वो संरक्षित है। ये कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे आपने एक सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रकृति की कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही सीन इसका है। अकॉर्डिंग चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को नीदर कैन बी क्रिएटेड, कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। जैसे टोटल नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक विगलित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम निकाय, एक विगलित निकाय का, विगलित मतलब बंद निकाय, जिसका एक निकाय मतलब कि एक सिस्टम है, बस वही सिस्टम है, दूसरे सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। जैसे एक कमरा अगर बिल्कुल बंद आइसोलेटेड कमरा है, इसका बाहरी वातावरण से कोई संबंध नहीं, तो उसको कहेंगे आइसोलेटेड रूम। तो आइसोलेशन शब्द है ना, वहीं से बना है, कोरोना के टाइम पे बड़ा फेमस रहा था। तो आइसोलेटेड जो सिस्टम रहता है उसका टोटल चार्ज जो है कंजर्व्ड है, ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, 10 व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लोथ, अगर सिल्क के कपड़े के साथ में ग्लास के रॉड को रब किया जाता है तो बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लोथ एक्वायर अपोजिट चार्ज इन द सेम क्वांटिटी। तो पहले मैं बता भी रहा था कि ग्लास रॉड को जैसे सिल्क क्लोथ के साथ में रब किया जाए तो ग्लास रॉड सिल्क क्लोथ एक्वायर अपोजिट चार्ज इन द सेम क्वांटिटी। वो दोनों में जब चार्ज आता है तो बराबर परिमाण में, बराबर मात्रा में, लेकिन एक दूसरे के विपरीत चार्ज आता है। एक से जितना चला गया, एक से जितना नेगेटिव चार्ज चला गया उस पे पॉजिटिव दूसरे पे उतना ही आ गया। ठीक है, या सॉरी कह सकते हो जिस पे एक पे नेगेटिव चार्ज जितना आया दूसरे पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया। एक से जितने इलेक्ट्रॉन गए दूसरे ने उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ठीक है ना। दस द टोटल अमाउंट ऑफ मींस द सेम बिफोर रबिंग एज वेल एज आफ्टर रबिंग, यानी कि जितना टोटल चार्ज पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका उसका मिला करके जो था टोटल चार्ज अभी भी उतना ही है जितना पहले था और बाद में जितना है। ठीक है, यानी ठीक है, ना तो क्रिएट किया गया ना डिस्ट्रॉय किया गया। अगला देखो, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, व्हाई इज द मटेरियल सिंप्लीफाई परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर्स डू नॉट। यानी कि कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली क्या करते हैं, परमिट करते हैं, यानी कि अपने आप से इलेक्ट्रॉन को आसानी से मतलब कि बहने देते हैं। तो और कुछ दैट पर जो है अधिक मूविंग, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए रखते हैं। पल्स ऑफ कंडक्टर्स इंक्लूड, यानी कि मेटल्स तो कंडक्टर हैं, और बॉडी जो है पीपल्स बॉडी यानी कि लोगों की हम शरीर है, ये भी कंडक्ट से लग जाता है। ठीक है, तो क्या, यानी कि ग्लास है, प्लास्टिक है, ग्लास बोले तो कांच, प्लास्टिक
एंड वुड, लकड़ी वगैरह, ये जो हैं इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल दे थ्रू देम, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से आसानी से संचरित नहीं होने देते, उसको कठिनाई से निकलने देते हैं, इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। सेमीकंडक्टर्स क्या है? फॉल इनटू अ थर्ड कैटेगरी दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बिकॉज दे पार्टिकल चार्ज, दे परमिट। ये क्या है? एक और है तीसरी क्वालिटी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? पार्स को अपने आप से फ्लो होने देते हैं, मतलब कि ना बहुत ज्यादा तो कुचालक, क्या कहते हैं अपन, इंसुलेटर, इंसुलेटर डायरेक्ट ना ही फ्लो। चार्जिंग बाय इंडक्शन देख लो, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज यूजिंग इंडक्शन चार्जिंग, ये देख लो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि मेटल बॉडी को पास में लाते हैं, उसको आप पास में लाए, इस पे तो भाई पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, यानी कि इक्विवेलेंट अपोजिट इंडक्ट चार्ज इसमें आ जाता है, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है एक, ऐसे पास में आते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं, एक दूसरे को जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक तरह से ये तुम्हारा प्रैक्टिकल टाइप होता है प्रयोग। कूलम्स लॉ देखो, चार्ल्स कूलम, fundamentally established the fundamental of electric force between two stationary charged particles. He observed that an electric force between two charged particles has following properties. इसमें दो ये प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर वन क्या है? It is joining the two particles and is inversely proportional to the square r between them. यानी दो चार्ज पार्टिकल्स रख दो, दो चार्ज रखे हैं, ये रखा Q1, ये रखा है तुम्हारा Q1, दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये है Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज। सपोज दैट इस पे भी कुछ चार्ज है, हो सकता है चार्ज हो डिफरेंट हो सकता है कि है एक हो लगता है, हो सकता से फोर से जो वो क्या है, एफ, तो एफ क्या है? सबसे पहले तो इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हैं, तो आर डिस्टेंस तो डायरेक्टेड लाइन जो टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। पहला क्या है कि एफ जो है, एफ वैसे तो आपका कैसा होता है, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। पहली दोस्तों एफ जो है, अब चार्ज जो है इनका कूलम्ब में इनको नापा जाता है मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है टू चार्ज स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर था इन, मतलब इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मान लीजिए, लेट से k कर लो, तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो तुम्हारा प्राप्त हो गया। यहाँ से क्या प्राप्त होगा? कांस्टेंट, इसको कूलम कांस्टेंट कहा जाता है। द इलेक्ट्रिकल प्रोपोर्शनली कांस्टेंट k इज अ वेरी लार्ज नंबर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली, k का जो k की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, ये लगभग
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर टू द पावर माइनस न्यूटन मीटर कूलम की पावर -2। इसका जो ये है आपका यूनिट, इसको आसानी से निकाला जा सकता है इसी फॉर्मूला में। अब देखते हैं क्या है। द कांस्टेंट ऑफ another constant epsilon naught for the permittivity of free कहते हैं फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस को और एप्सिलॉन की टर्म्स में लिखा जाता है कई बार, तो ठीक है। अब देखो इट इज मानते हैं के को 1/4 नॉट मान लेते हैं, ये संकेत है। अरे एप्सिलॉन नॉट क्या है तुम्हारा? उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ परमिट तो इसलिए तुम्हारा एफ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे उसका सीधा मैग्नीट्यूड लिया गया केवल और केवल। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लो, 1/पाई के हो जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो आपका एसआई मात्रक जो है वो क्या हो जाता है आपका? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। इन मल्टीपल चार्जेस देख लो, द स्पेस of any charge in which influence can be experienced by other charges called electric field। यानी कि वो फील्ड जिसमें रखा हुआ कोई दूसरा चार्ज, उस चार्ज का क्या कर सकता है, उस चार्ज से उत्पन्न फोर्स को अनुभव कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस सारे को। ठीक है, अब फील्ड है इट प्रेजेंट इवन देयर इज एक्सपीरियंस द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग परिमाण या क्वांटिटी रहेगी, तो अपने के लिए एक टर्म है एक्टिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट। ई का फॉर्मूला है सीधा सीधा देखो, इज इक्वल टू माने कि फोर्स कि कोई भी कितना उसको है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या मैग्नीट्यूड। इट्स ऐसा यूनिट इस क्या है न्यूटन पर कूलम, एफ का कूलम तो हो जाएगा, और और डायमेंशन क्या है एल टी माइनस डायमेंशनल निकाल क्वांटिटी इस डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज पर एक पॉजिटिव चार्ज बिंदु धनात्मक फोर्स लग रहा में लग रहा, वही डायरेक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और Q अपॉन आर स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, an electric field line is an imaginary line or curve that drawn through a region of at any point in the direction of the electric field vector that point. The relative closeness of some place give an idea of the intensity at that electric field lines को इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा की जानकारी हमें प्रदान कर तीव्रता के बारे में भी बताती हैं। यानी कि आप पढ़ रखे हैं, एक बार हल्का रिवीजन ही हो रहा है। अगर चार्ज है तो प्लस पॉजिटिव चार्ज है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक कि वो क्या किया जाता है, इमेजिनरी हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, यहाँ से अनंत की तरफ यानी कि इनफाइनाइट की तरफ चली जाती हैं, दे देना जाने दो। पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लो वो दूसरे से यहाँ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अनंत से इधर आती हैं। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो ये सब रहता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऐसे करके ये रहता है, ये समझ गए ना कैसे बनेंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक, कोई भी है उसके फेस से जितनी भी लाइंस गुजरती हैं या पास होती हैं रेखाएं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फिगर। ये देख लो, देखते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब समय थोड़ा कम है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जाओ एकदम से जल्दी से, टॉर्क ये देख लो, गॉस लॉ देखो, गॉस सर कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्क्रीनशॉट खटाक से, इसको अब समझाने का समय नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे। करंट इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या का करंट इज, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ्लो है, गलत। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी ये है। करंट इज मैग्नेटिक फील्ड, गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो तीसरा वाला सही हो जाए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला डिफरेंस, जल्दी से कर जाओ, एकदम से शॉट लेते जाओ, एकदम समय कम है। द सरफेस कंसीडर गॉस लॉ बता ही दिया था। अगला देखो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। द एनर्जी पॉइंट कैन solving problems more easy. This is that forces and electric fields. Electric energy can be stored in a common device called a capacity. जो है विद्युत ऊर्जा है, फोर्स लग रहा है मैं हो रही, तो भाई एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी, मतलब एनर्जी कांट बी क्रिएट, एनर्जी एनर्जी बी डिस्ट्रॉयड, बट तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, एनर्जी को स्टोर किया इसमें एक कॉमन डिवाइस में, जिसमें उसको इन जो इलेक्ट्रो वो है क्या दर, तो वो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा का पूरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके इस बिंदु पर तुम्हें ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V क्या है, इसके किस यूनिट से लाने में, इन्फिनिटी से, माफ, इन्फिनिटी यहाँ नहीं, पीछे बहुत ज्यादा, अनंत जा करके चले जाओ, अनंत से उस बिंदु तक
तक लाने में जो काम किया जाता है इस पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उसी को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्यों एक चार्ज को, समझ गए ना। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल। लेते जाओ स्क्रीनशॉट, यूनिट 4, इसके यूनिट देख लेना, जूल अपॉन कूलाम होती है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस डेरिवेशन को कर लेना, इस डेरिवेशन को कर लेना, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस डेरिवेशन को कर लेना। इसके बाद ये देख लेना, सीधा सीधा याद कर लो, v इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको भी याद कर लेना, पूरा सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अगर क्या होता है, पॉइंट लाइज अलोंग द इक्विलेटर, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई रहता है, यानी कि थीटा 90 होता है, तो वहां पर जो v है वो 0 हो जाता है। अगला देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। अगर कोई भी सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर क्या है, विभव समान रहता है, सभी पॉइंट्स पर क्या पोटेंशियल समान रहता है, एक जैसा रहता है, तो वहां उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समान विभव वाली सतह। और फॉर अ सिंगल चार्ज q द पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r, ठीक है। अगर r कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट रहेगी, अगर r कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट होगी। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस और सेंटर्ड एट द चार्ज। अगर सेंटर में चार्ज रहता है, इस प्रकार की स्फेरिकल सरफेस है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहती है, उसके हर बिंदु पर जो है समान विभव रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि 0 हो जाता है, उसमें माफ कीजिए, हर बिंदु पर जो विभव है वो आप समान रहता है, विभव यानी कि पोटेंशियल। सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, एग्जांपल है इसके ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, एक बार इसको शॉर्ट लिख दो ज्यादा एलेबोरेट करने की। अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, तो एक बार जल्दी से कैपेसिटर्स, टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर द्वारा सेपरेट किए गए दो कंडक्टर्स का सिस्टम होता है क्या, डिफरेंस बिटवीन देम देन एज मेनी पोटेंशियल डिफरेंस टू एक्सेलरेट। ये एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है, पूरा का पूरा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V, याद कर लीजिए, इक्वल्स टू Q अपॉन, पूरी साल पढ़ कुछ देख लो इसको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी जो कैपेसिटेंस होता है उसको ज्ञात करने का, इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको डेरिवेशन कर लेना उसको। अब इफेक्ट रहता है डाइइलेक्ट्रिक से, उसका जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का वो क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाता है, उसमें क्या बदलाव आता है, इसका जो डेरिवेशन है वो भी याद कर लेना। अगला देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन एक रहता है आपका पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज में याद रख लो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और तुम्हारा पैरेलल में रहता है c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। पूरा का पूरा देख लेना, जैसे भी करना है, समय कम है। आगे देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट happens to the potential energy stored in capacitor when it is charged, when है इस ये कर लो। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, चार्जेस इन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जो चार्ज मोशन में होते हैं, जो चार्ज मोशन में होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लाइटिंग इज वन ऑफ द नेचुरल फेनोमेना इन विच चार्ज फ्लो फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ थ्रू एटमॉस्फेयर। प्रकाश जो है एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फेनोमेना है। कौन सी फेनोमेना है, इन विच जिसमें चार्जेस जो हैं बहते हैं
के वातावरण के माध्यम of flow is nothing rate of flow of any cross section of a conductor. The rate of electric charge through any conductor is known as electric current. Nothing. The rate of flow of electric del q in the interval t to plus del t. It is the small time period. It's the small time period. So you can say is del q charge flow del q charge flow to सॉरी जो del q है कितने समय में फ्लो हो रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द, अब करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन तो होती है बावजूद है स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना डायरेक्शन क्या है, टेकन एज द डायरेक्शन चार्ज उसकी जो करंट की है चार्ज के तो डायरेक्ट नेगेटिवली जो है होते हैं उनके मोशन अपोजिट में होती है। ठीक है, अब देखो एम्पियर स्केलर क्वांटिटी, होने के बाद भी स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो करंट। ठीक है, यूनिट में जो है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अनुगमन वेग ये देख लो जल्दी से, वीडी से इसको डिनोट करते हैं, और रिलेशन देख लो, ओम्स लॉ क्या है, एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक राइट मेटेलिक वायर कंडक्टर जो है उसमें इन अ सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। या क्या है, ओम्स लॉ का सीधा सीधा जो कथन है, ओम्स लॉ का जो याद कर लेना, अकॉर्डिंग टू तो द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, जो दिया गया मेटेलिक वायर जो है या कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसमें एक आ जाता है तुम्हारा क्या, आपका ये कांस्टेंट आ जाता है आर, तो वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं of the drift velocity per unit of the electric field, it is denoted by mu। ठीक है, इसको म्यू कहा जाता है, म्यू इसको वीडी अपॉन ई, वीडी क्या है यहाँ पे वीडी आपका स्पीड होती है। ऐसा यूनिट इसकी देख लो मोबिलिटी की, मीटर स्क्वायर और वी माइनस वन एस के जो अर्थ वो है वो सामान्य है, वो आप जानते ही हैं सब। आगे देखो तो जल्दी से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक, आज ठीक है, रो टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये थोड़ा आगे गया, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आर आई, आर इक्वल टू वी अपॉन
क्या है, रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो तुम्हारा रेशियो निकलेगा वही है तुम्हारा आर या रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है, रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे होता है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एट द कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी ऑन द ऑफ लाइक कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर, इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको रो कहा जाता है। इसको पूरा का पूरा देख लो, एकदम से स्क्रीनशॉट ले लो अलग से सकते हैं। रो इक्वल्स टू आर इन टू से निकाल सकते हो, एसआई यूनिट्स निकाल सकते हो, फॉर्मूलास निकाल, कंडक्टिविटी देख लो, सुपर कंडक्टिविटी देख लो। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसी जाती हैं कि किसी भी जो मेटल बॉडी है उसका, और अन्य कई सारी चीज़ें मेटल बॉडी और खासकर मेटल बॉडीज, उनमें कई बार उनकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, तो सुपर कंडक्टिविटी उनमें आती है। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टिविटी उनकी जीरो हो जाती है, रेजिस्टिविटी उनकी जीरो हो जाती है, तो वहाँ सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है। अब देखो पावर देख लो, इलेक्ट्रिक पावर, rate of doing work by electric charge, it is measured in watt and represented by p is equals to w upon t। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगला देखो, विच द फ्लो फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, लैम्प फिलामेंट, कॉपर वायर, और वन इज प्लस बी अदर इज माइनस बी, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन डायोड है इसका राइट आंसर। ठीक है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी दो तरह के होते हैं, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक, तो नॉन ओमिक इनमें से क्या है, डायोड, और ये सब ओमिक है। अगला देखो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमन। ठीक है, साइमन। अगला देखो, स्केलर, वेक्टर, डायमेंशनल या नन ऑफ दिस। देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इक्वल्स टू आई वी हो जाएगा, पी इक्वल्स टू आई वी हो जाएगा, एम्पियर है। अगला देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अगला देखो, व्हाट इज सुपर, ठीक है। अगला, द अपोजिट ऑफर्ड बाय द अपोजिट, और सेल्स जो हैं, सेल्स का कॉम्बिनेशन वगैरह, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये फील्ड इज द मैग्नेट विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट, यानी कि जहां पर मैग्नेटिज्म को आभास किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उस मैग्नेटिक फील्ड वो अराउंड इज एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड एरिया जो है जहां तक उस मैग्नेटिज्म को फील किया जा सकता है उसे कहते हैं अपन नेचर। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बाय बी, रिप्रेजेंटेड बाय बी। लॉरेंज फोर्स देख लो, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत बल और बल के कॉम्बिनेशन के रूप में इसको डिफाइन या परिभाषित किया जाता है। ऑन अ पॉइंट चार्ज, ये किस पर, एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश पर लगता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक दोनों दोनों मूविंग विथ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड निकालना है वो कर लेना। इसके बाद देखो, वायु, इतना समय नहीं है कि ऐसे वर्ड लो, दोनों इसके दोनों याद कर लो। ठीक है, इसके बाद सर्किट, सर्किटल लॉ ये है,
बाद आप जो लिखे हुए क्वेश्चन आंसर जो थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनको बताने जा रहे हैं हर चैप्टर के, ठीक है। ये देख लो। अब देखो यूनिट 3 के लॉज ऑफ फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, लॉ लॉ और कूलम्स लॉ बायो सेवर्ट लॉ की सिमिलरिटीज याद कर लेना। बायो सेवर्ट लॉ और डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज की डेफिनेशन याद कर लेना। एम्पियर सर्किटल लॉ याद कर लेना। लॉरेंज फोर्स और इसके फॉर्मूले याद कर लेना। टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स याद कर लेना। इसके बाद बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग जो है उनमें याद कर लेना। और एमीटर और इसके गैलोमीटर से कैसे एमीटर में चेंज किया जाता है, गैलोमीटर से कैसे वोल्ट मीटर में चेंज किया जाता है, इसको थोड़ा सा देख करके जाना। और मीटर एंड वोल्ट मीटर ये याद कर लेना। कनेक्टिंग एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या याद करके जाना दो। और डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक याद करके जाना। मैग्नेटिक मोमेंट इट्स यूनिट याद करके जाना। पोल स्ट्रेंथ इसी में देख लेना। टॉर्क ऑन बार मैग्नेट ये याद कर लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स इट्स यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला इसकी याद करके जाना, ठीक है। अगला देखो यूनिट 4, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन लिखा है तो सेल्फ इंडक्शन पहला क्वेश्चन वो ये सेल्फ इंडक्शन, इसको याद करके जाना। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, इट्स ऐसा यूनिट याद करके जाना। व्हाट इज मैग्नेटिक, इट्स ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ये याद करके जाना। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करके जाना। लॉज ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव करंट, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, यू इक्वल्स टू 1/2 Li स्क्वायर, एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट एंड विच इज मोर डेंजरस, जो तुम्हारा डीसी करंट है तो क्या विच इज मोर डेंजरस कौन, ठीक है। इसका रीजन याद करके जाना। इलेक्ट्रो में ट्रांसफार्मर को, एलसीआर सर्किट को, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एलसीआर सर्किट पिछली साल आया था तो इस बार आने के चांसेस कम है। अब तो इसमें डायनेमो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। यूनिट 6 में 5 में देखो मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म और सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, इनको याद करके जाना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड इट्स रिलेशन विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थ्री डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्णांतरिक परावर्तन, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इनसाइड लिक्विड और पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट, और डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म ये याद करके जाना। हाइजेंस प्रिंसिपल इसी के पास का, उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कोहेरेंट सोर्स, और थ्री डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड एंड ये गलत लिखा है, थ्री डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो गलत है स्पेलिंग इसको सही कर लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ट्रांसलेट करते जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। और बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर देख लो यहीं पे, एमीटर वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है। इट इज यूज टू मेजर करंट, एमीटर को करंट, और वोल्ट मीटर इट यूज टू मेजर वोल्टेज पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज या वोल्टेज को मापने उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मेंशन कर सकते हो। रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है, ठीक है। इट्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड इट्स एक्यूरेसी इज मोर, इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट, और इसकी एक्यूरेसी जो है लेस रहती है, इससे कम रहती है। चेंजिंग ऑफ रेंज इज नॉट पॉसिबल, चेंजिंग ऑफ रेंज इज पॉसिबल मीटर में। फॉर आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0, एक आइडियल एमीटर के लिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एमीटर के लिए 0 रहता है, और आइडियल वोल्टमीटर के लिए
रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक अनंत रहता है। इट्स डिनोटेड बाय सिंबल ए, इट्स डिनोटेड बाय सिंबल वी। यूनिट 7 में देख लो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन देख लो, वर्क फंक्शन देख के जाना, थ्रेशोल्ड एनर्जी देख करके जाना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद देख के जाना, माल्टा वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स एंड प्रॉपर्टीज ये देख के जाना, क्वांटा ऑफ प्रोटॉन एंड इट्स प्रिंसिपल देख करके जाना, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल देख करके जाना, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देख करके जाना। इसके बाद आपका रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, क्वांटम कंडीशन और बोर्स रेडियस, व्हेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्टेशनरी देन इट्स इफेक्ट, और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो पूरी सीरीज है उसको याद करके जाना या देख करके जाना, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। ये क्वेश्चन जो है अगर स्पेलिंग की जहाँ समस्या आ रही हो तो वो ऑटो करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये देख करके जाना, अब समय थोड़ा अधिक हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको पूरा उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी, चेंज करते हैं। यूनिट 9 में 4 डिफरेंस बिटवीन एन टाइप जो है उनमें याद करके आना, और वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, टाइप पी टाइप जानते हो ना, पूरा एलेबरेट लग जाएगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस दोनों में पी एन डायोड, पी एन जंक्शन उसकी वर्किंग और प्रोसेस जो है उसको करके जाना, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर ये करके जाना, लॉजिक गेट्स और टू डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, डेफिनेशन याद करके जाना, पीएन जंक्शन की, पोटेंशियल बैरियर्स की और डिप्लीशन की, और यूज ऑफ गेट, लॉजिक गेट करके जाना। हाँ ये तुम्हारा यही है, और जो है ये 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे इनमें से आपके कंफर्मली हो जाएंगे, और कंफर्म आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आशा है आपको वीडियो से बहुत कुछ मदद मिली होगी, समझ में आया होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग से लाएंगे, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली भी एक लेक्चर अलग से कोशिश करेंगे कि लाने की, और इसके बाद मैथ में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।